तो दोस्तों फाइनली मैं लेकर आ चुका हूँ लॉस्ट सीजन 2 के आखिरी 12 एपिसोड्स को, यानी कि एपिसोड 13 से एपिसोड 24 की एक्सप्लेनेशन को। असल में मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से वीडियो थोड़ी सी डिले हो गई, लेकिन आने वाले सीजन्स में डिले नहीं होगा। इसमें हम जान पाएंगे कि आखिरकार ये लोग इस रहस्यमय आइलैंड पर कैसे आकर गिर गए थे, यानी कि प्लेन क्रैश कैसे हुआ, और भी काफी सारी डिटेल्स मिलेंगी। इनफैक्ट हम लूप होल्स के बारे में भी जानेंगे जो कि इस सीरीज के अंदर हैं। लेकिन अगर आपने इससे पहले लॉस्ट सीजन 2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाकर देख लो, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास में लॉस्ट सीजन 3 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर लॉस्ट सीजन 3 लिख दो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही बढ़िया इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड 13 की शुरुआत में सॉयर को दिखाया जाता है, जो कि बहुत गुस्सा हो गया था जब जैक को वो अपने स्टैश से दवाइयां लेते हुए देख लेता है। जैक बोलता है कि ये दवाइयां किसी एक की नहीं है बल्कि पूरे ग्रुप की हैं और सॉयर ने इनको छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन सॉयर उसको वार्निंग देता है कि उसके स्टैश से अगर उसने कुछ भी लिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन जैक उसकी बात को इग्नोर करके दवाई ले लेता है और यहीं से सॉयर का जैक के अगेंस्ट एक लॉन्ग कॉन शुरू हो जाता है। हम जानते हैं यानी कि वो साजिश कर रहा था। और ये बात आपको पता होगी कि सॉयर पहले एक कॉन मैन हुआ करता था, तो उसकी चीजों को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और सॉयर का ये बर्ताव शुरुआत से ही था जब वो इस आइलैंड पर आया था। अब फ्लैशबैक में हम सॉयर को देखते हैं जो कि कैसिडी नाम की एक महिला के साथ में कॉन कर रहा होता है। वो उसके सामने जानबूझकर पैसे गिराकर उप्स मेरे पैसे गिर गए ऐसे वाला स्कैम करता है। लेकिन कैसिडी उसकी ट्रिक समझ जाती है। वो बताती है कि डिवोर्स के बाद उसे कोई पैसा नहीं मिला, यानी कि वो उसकी सही टारगेट नहीं थी। वो सॉयर से कहती है कि वो भी उसके स्कैम्स का पार्ट बनना चाहती है और सॉयर उसे ज्वेलरी स्कैम में इन्वॉल्व करता है, यानी कि नकली ज्वेलरी को बेचना, जहाँ पर वो खुद पहली कस्टमर बनकर पोटेंशियल विक्टिम्स को फोमो दे रही थी। यानी कि कस्टमर्स को ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने इस ज्वेलरी को नहीं खरीदा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सब कुछ मिस हो जाएगा। और ऐसा कर कर सॉयर जो होता है वो नकली ज्वेलरी को असली ज्वेलरी के दाम में बेच देता है, जिसके चलते लोग फंस गए थे। अब कैसिडी सॉयर के साथ एक बड़ा लॉन्ग कॉन करना चाहती थी, लेकिन सॉयर कहता है कि उनके पास इतना पैसा नहीं होगा उसके लिए। तब वो रिवील करती है कि उसने झूठ कहा था। उसको डिवोर्स सेटलमेंट के बाद में अच्छे खासे पैसे मिले थे, जो कि थे असल में $6 लाख। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सॉयर को ये बात पहले से पता थी। उसका पार्टनर गॉर्डी जो था उसने पहले से ही इसको फंसाया था, यानी कि सॉयर और गॉर्डी ने मिलकर पहले से ही कैसिडी को निशाना बना रखा था। असल में ये दोनों मिलकर काम कर रहे थे और इन दोनों को उससे $6 लाख चाहिए थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि सॉयर को कैसिडी से जेन्युइनली प्यार हो गया था, उसके लिए फीलिंग आ गई थी और इसलिए वो उस कॉन से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन उसका पार्टनर उसको फोर्स करता है और धमकी देता है कि अगर उसने ये नहीं किया तो वो उन दोनों को खत्म कर देगा। अब सॉयर जो होता है वो कैसिडी को बताता है कि वो खुद इस लॉन्ग कॉन का टारगेट थी और वो दोनों ही खतरे में हैं, इसलिए वो उसे जल्दी से घर से निकाल देता है बैग के साथ में। लेकिन यही तो उसके कॉन का सबसे खतरनाक पार्ट था। सॉयर जानता था कि कैसिडी पैनिक में आकर अपने उस बैग को चेक नहीं करेगी जिसके अंदर $6 लाख थे और उसने सीक्रेटली सारा पैसा अपने पास पहले से ही रख लिया था। यानी कि सोचकर देखो कि सॉयर किस हद तक हरामी था। एनीवेज आइलैंड पर सॉयर को समहाउ जैक और एना लूसिया के आर्मी प्लान का पता चल जाता है कि वो आर्मी बनाने का सोच रहे थे, जैसे कि द अदर्स की थी। वो ग्रुप में पैनिक और मिसट्रस्ट क्रिएट करने के लिए चार्ली को रिक्रूट करता है, क्योंकि चार्ली जॉन को ह्यूमिलेट करना चाहता था। अब चार्ली को सुन के ऊपर हमला करने के लिए कहा जाता है ताकि सबको ऐसा लगे कि ये हमला द अदर्स ने किया है। फिर सॉयर जो होता है वो जॉन लॉक के पास जाकर उसे वार्निंग देता है कि मॉब जो है वो गन्स लेने आ रहे हैं, यानी कि द अदर्स। वो ऑफर करता है कि जॉन गन्स को हाइड कर दे और सॉयर हैच में रुककर उन्हें प्रोटेक्शन देगा। लेकिन जॉन को आइडिया नहीं था कि चार्ली उसका पीछा कर रहा है। अब जब जैक गन्स लेने आता है तो सॉयर सिचुएशन को देखकर बेसिकली अपना रिवेंज एंजॉय कर रहा होता है। जैक जॉन से पूछता है कि गन्स कहाँ पर हैं। तब सॉयर रिवील करता है कि गन्स अब उसके पास हैं और उसने सबको मैनिपुलेट किया। जब सब एक दूसरे पर डाउट कर रहे थे तो सॉयर क्वाइटली सबको प्ले कर रहा था, मस्ती ले रहा था। वो अनाउंस करता है कि अब गन्स उसके पास हैं और यहाँ पर है न्यू शेरिफ इन द टाउन। अब साइड में ह्यूगो यानी कि हर्ली सईद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक रेडियो रिपेयर करने के लिए देता है। हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था, शैनन खत्म हो गई थी जिससे वो प्यार करता था। खैर सईद इनिशियली इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन बाद में वो रेडियो को फिक्स कर देता है और जब उसमें म्यूजिक बजता है तो सब खुश हो जाते हैं। ऑल्दो उनको नहीं पता था कि ये म्यूजिक एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा था। और इसी बारे में हर्ली और सईद डिस्कशन भी करते हैं कि आखिरकार ये आवाज आ कहां से रही होगी, यानी कि ये म्यूजिक कहां पर बज रहा होगा, क्योंकि उनके अंदर अभी भी एक उम्मीद थी कि शायद वो इस आइलैंड से बाहर निकल पाएं। और बस इसी के साथ में 13वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
एपिसोड 14 की शुरुआत सईद के आर्मी डेज के फ्लैशबैक से होती है, जहां पर वो एक अमेरिकन सोल्जर के साथ काम कर रहा था। इनफैक्ट आपको याद भी होगा, मैंने सीजन 1 में आपको बताया था कि उसे CIA ने भेजा था एक जगह पर, जहां पर उसे अपने फ्रेंड से मिलना था और उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी थी, बेसिकली टेररिस्ट ग्रुप से। तो यहाँ पर वही सब चल रहा होता है कि किस तरह से वो वहां पर पहुंचा था। अब सईद उससे कहता है कि उसकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन वो झूठ बोल रहा था। एनीवेज, फ्लैशबैक के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कनेक्शंस भी दिखते हैं। हम केट के पिता को देख पाते हैं, जो कि है सैम ऑस्टिन, या फिर ये कहें कि उसके स्टेप फादर को। एक और आदमी है जो कि फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर डेसमंड के को-वर्कर के रूप में नजर आएगा, जो कि कोई और नहीं, उसका नाम है कैल्विन इनमैन। अब इनको मैंने खाली इंट्रोड्यूस कर दिया है ताकि आगे आने वाले एपिसोड्स के अंदर आपको समझ में आएगा कि कनेक्शंस क्या थे। एनीवे, सईद अपने कमांडिंग ऑफिसर से US आर्मी के ऑर्डर पर इंटेरोगेशन करने लगता है, और जब आर्मी को उसकी सर्विसेज की जरूरत खत्म हो जाती है तो उसे रोड के साइड पर कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है। और देखो, यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही दिखाया गया है कि सईद कैसे US आर्मी के पास गया था, उसके बाद उन्होंने उसका इस्तेमाल किया वही टेररिस्ट ग्रुप को खत्म करने में, और बाद में उसको कूड़े की तरह डंप कर दिया गया था। एनीवेज, प्रेजेंट टाइम में डैनियल रूसो को एक आदमी अपने नेट में फंसा हुआ मिलता है, जो कि द अदर्स का हिस्सा था। वो उसे हैच में ले आती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि वो द अदर्स में से नहीं है। उसका नाम है हेनरी और वो बहुत ही भला मानुस है। उसका ये कहना था कि वो हॉट एयर बैलून क्रैश के बाद आइलैंड पर आया। सईद उसकी कहानी पर विश्वास नहीं करता और हेनरी को इंटेरोगेशन के लिए लॉक कर देता है। आप सोच रहे होंगे कि सईद को ही इंटेरोगेशन के लिए क्यों लाया गया, तो देखो, उसने जिंदगी भर लोगों को इंटेरोगेट ही किया है, तो उससे बेटर इंसान कौन हो सकता था। अब सईद हेनरी से उसकी बीवी के बारे में पूछताछ करता है, जिसके बारे में वो बता रहा था कि उसने उसे ग्रेव के अंदर खुद गाड़ा था। वो जानना चाहता था कि उसने उसकी ग्रेव कहाँ बनाई। हेनरी के जो जवाब होते हैं वो काफी बेकार थे, इसलिए सईद उससे कहता है कि अगर उसने सच में अपनी बीवी को दफन किया था तो उसे याद होता कि ग्रेव कितनी गहरी थी और उसने धरती खोदने के लिए कितने फावड़े मारे, उसको याद होना चाहिए था। सईद कहता है कि जिस महिला से तुम प्यार करते हो उसकी ग्रेव खोदने की गहराई तुम कभी भूल नहीं सकते। बेसिकली वो शैनन के बारे में बोल रहा था। वो काफी रो भी रहा होता है। हेनरी का रिएक्शन और क्रीपी लुक साफ सजेस्ट करता है कि शायद वो वैसा नहीं था जैसा वो क्लेम कर रहा था। मीनवाइल, जैक जो होता है वो जॉन से गन्स का कॉम्बिनेशन बताने के लिए कहता है, लेकिन जॉन मना करने लगता है। जैक उससे कहता है कि जब तक वो कॉम्बिनेशन नहीं बताएगा उसे बटन प्रेस नहीं करने दिया जाएगा। जैक बेसिकली ये देखना चाहता है कि बटन ना प्रेस करने पर एक्चुअल में होता क्या है, यानी कि उस कंप्यूटर के ऊपर। अब साइड प्लॉट में सॉयर एक ट्री फ्रॉग से परेशान था, जो कि रात भर बहुत ही अजीब सी आवाज करके उसकी स्लीप को डिस्टर्ब कर रहा होता है। आपको याद होगा कि शुरुआत में एक सुअर ने ऐसा किया था, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया। अब हर्ली फ्रॉग को जंगल में दूर छोड़ने का सजेशन देता है, क्योंकि सॉयर ने उसको पकड़ लिया था, लेकिन सॉयर का सॉल्यूशन काफी ज्यादा ब्रूटल था। फ्रॉग मिलने के बाद में सॉयर उसे अपने हाथ से ही मसल देता है और ह्यूगो डिस्टर्ब्ड होकर बस देखता रह जाता है और कहता है हेल नो। और बस इसी के साथ में 14वां एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 15 की शुरुआत में क्लेयर का बच्चा एरन जो होता है वो बीमार पड़ जाता है, लेकिन तभी डैनियल रूसो क्लेयर को याद दिलाने लगती है कि जब द अदर्स ने उसको कैप्चर किया था तब उन्होंने उसको बताया था कि बच्चे को कोई तो बीमारी है, लेकिन क्लेयर को कुछ भी क्लियरली याद नहीं होता और इसलिए लिबी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो एक साइकियाट्रिस्ट थी, ताकि क्लेयर अपने माइंड को डिफेंसिव स्टेट से बाहर लाकर उन मेमोरीज को अनलॉक कर सके जिसको दबा दिया गया था। अब क्लेयर को कुछ फ्रेगमेंटेड फ्लैशबैक्स याद आते हैं। उसको याद आता है कि ईथन जो कि खुद को डॉक्टर बता रहा था वो उसको इंजेक्शन दे रहा होता है और ये कह रहा था कि ये बेबी के लिए दवाई है। क्लेयर को इतना ड्रग रखा गया था कि वो ऑलमोस्ट उनके एक्सपेरिमेंट्स में कोऑपरेट कर रही थी। इनफैक्ट ईथन उसको एक नर्सरी भी दिखाता है जो कि उन्होंने उसके बच्चे के लिए तैयार किया था। तभी हमको वो व्यक्ति दिखाया जाता है जिसको सॉयर ने जीक कहकर बुलाया था, जो कि असल में एक सरकाज़म था, लेकिन इस बार वो बिना दाढ़ी के होता है और यहीं पर रिवील होता है कि इसका असली नेम है टॉम। और टॉम वही आदमी है जो कि जैक को पिछले एपिसोड्स के अंदर जंगल में डरा चुका था, जिन्होंने केट को भी यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था। ईथन क्लेयर को बताता है कि उनके पास बच्चे के लिए इनफ वैक्सीन्स नहीं है और इसलिए क्लेयर को किसी और जगह पर ले जाना पड़ेगा। लेकिन तभी एक जवान लड़की क्लेयर को वार्न करती है कि उसे एस्केप करना होगा, भागना होगा, वरना द अदर्स बेबी को उसकी बॉडी से कट करके निकाल लेंगे और ले जाएंगे। लेकिन बाद में क्लेयर को पता लगता है कि ये लड़की असल में डैनियल रूसो की वही गुमशुदा बेटी एलेक्स थी। खैर, प्रेजेंट में क्लेयर डैनियल को बताती है कि एलेक्स ने उसकी बहुत हेल्प करी और वो द अदर्स जैसी नहीं थी, एटलीस्ट उस वक्त तो नहीं लगा, और वो काफी अच्छी लग रही थी उसको।
क्लेयर एक माँ होने के नाते डैनियल के दर्द को समझ रही थी क्योंकि दोनों के बच्चे उनसे अलग किए गए थे। खैर प्रेजेंट टाइम में क्लेयर और बाकी लोग मेडिकल लैब तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो जगह पूरी तरह से डेजर्टेड थी, यानी कि खाली थी। वहां पर कोई दवाई नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, लेकिन वहां पर उनको कॉस्ट्यूम्स और फेक बियर्ड्स मिलती हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि द अदर जैसे रहते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को डिस्गाइज करते हैं। लेकिन बेबी को एग्जैक्टली कौन सी बीमारी थी या फिर वैक्सीन का क्या पर्पस था, ये मिस्ट्री अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। मीनवाइल हैच के अंदर हमें हेनरी को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा था। तभी एको इंसिस्ट करता है कि वो हेनरी से मिलना चाहता है क्योंकि वो द अदर्स के मेंबर्स को खत्म करने के लिए कन्फेशन करना चाहता था। एको उसके सामने कहता है कि उसे अपने एक्शंस का कन्फेशन किसी को देना था और द अदर्स के मेंबर्स में से अच्छा कौन हो सकता है, और वहां पर हेनरी ही अवेलेबल था। लेकिन हेनरी का रिएक्शन फिर से काफी सस्पिशियस था क्योंकि वो हर सिचुएशन में बहुत ही अजीब तरह से काम डाउन रहता था और काफी अनरीडेबल भी, जिसके साथ में 15वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब 16वें एपिसोड की शुरुआत में हम वॉन को और सुन को देखते हैं और हम ये भी समझ पाएंगे कि आखिरकार वॉन इतना ज्यादा इमोशनली डिस्कनेक्टेड क्यों रहा करता था। हम देखते हैं कि सुन और वॉन जो थे वो बच्चे के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको पता चलता है कि प्रेगनेंसी को लेकर कुछ तो दिक्कत हो सकती है, यानी कि दोनों में से ही किसी एक को कुछ ना कुछ दिक्कत थी एज बेबीज नहीं हो रहे थे। अब दोनों ही फर्टिलिटी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि इनिशियली सुन को ब्लेम करता है कि उसकी फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर कुछ दिक्कत है, लेकिन बाद में रिवील होता है कि डॉक्टर ने जानबूझकर ऐसा कहा था वॉन के सामने क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने वॉन को इनफर्टाइल बता दिया तो वॉन उसका क्लिनिक ही जला देगा, यानी कि असल प्रॉब्लम सुन में नहीं बल्कि वॉन के अंदर थी। और उसकी रेप्यूटेशन आप जानते हो, वो सुन के पिता के लिए शेडी काम करता था, तो डॉक्टर को पता था कि अगर उसे सच्चाई बताई गई तो वो उसको भी खत्म कर सकता है। मीनवाइल हम देखते हैं कि सुन अब भी उस हैंडसम होटल मैनेजर से मिल रही थी जो आदमी उससे अपनी माँ के कहने पर मिलने आया था, लेकिन वो किसी और लड़की से प्यार करता था और उसके बाद ही उसे वॉन मिला। खैर अब यहाँ पर वो दोनों स्ट्रिक्टली फ्रेंडशिप के लिए साथ थे, साथ ही साथ वो सुन को इंग्लिश सिखाने में भी हेल्प कर रहा था। फनी बात यह है कि ये दोनों ही असल में काफी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन फिर भी कैरेक्टर में घुसने के लिए बहुत ही फनी सी इंग्लिश बोल रहे थे, जो कि काफी वियर्ड सा लगता है। एनीवेज डॉक्टर के अकॉर्डिंग सुन के लिए बेबी कंसीव करना इम्पॉसिबल था, लेकिन हम जानते हैं कि इस आइलैंड पर इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हो जाती हैं और हम देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में सुन प्रेग्नेंट थी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आइलैंड के ऊपर प्रेगनेंसी किट कहाँ से आया, तो असल में ये था सॉयर के पास में, जो कि उसके स्टैश के अंदर था और सुन उससे इस चीज को मांगने गई थी। खैर सुन जो होती है अपने पति वॉन को ये तुरंत नहीं बताती क्योंकि उसको लगता है कि प्रेगनेंसी इम्पॉसिबल है और वो वॉन की होप्स को नहीं बढ़ाना चाहती थी, लेकिन इवेंचुअली उसको सब कुछ बताना पड़ता है क्योंकि बाकी लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका था। एंड एज यूजुअल वॉन वो सबसे आखिरी पर्सन होता है जिसको किसी इंपॉर्टेंट बात का पता चलता है, लेकिन फिर भी वो ये जानकर काफी खुश होता है और एक बहुत ही ब्यूटीफुल पल आता है। और वॉन जो था वो आइलैंड के ऊपर रहकर थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख रहा था और वो फाइनली इंग्लिश में सुन से कहता है कि आई लव यू। मीनवाइल जैक और लॉक ने अभी भी हेनरी को प्रिजनर बनाकर रखा हुआ था और वो फैसला नहीं कर पा रहे थे कि उसके साथ करना क्या है, तो लॉक एना लूसिया को इंटेरोगेशन में इन्वॉल्व करता है क्योंकि उसका पुलिस एक्सपीरियंस यूजफुल हो सकता था। लेकिन तभी हेनरी जो होता है अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक मैप बनाकर देता है जहां पर उसका हॉट एयर बैलून क्रैश हुआ था। अब सईद के साथ कुछ सर्वाइवर्स उस लोकेशन पर जाते हैं, लेकिन उनको वो बैलून कहीं नहीं मिलता। मीनवाइल हेनरी को सेल से बाहर निकालकर सीरियल दिया जाता है। अब वहां पर वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एक्सप्लेन करता है कि अगर वो एक्चुअल में द अदर्स में से होता तो वहां उन्हें कोई भी हॉट एयर बैलून नहीं मिलता। वो बैलून को एक ओपन एरिया में छोड़ने के बजाय किसी सेक्लूडेड केव या फिर बुशेस के पास हाइड करता, जहां पर वो परफेक्ट ट्रैप बना सकता था। हेनरी की बात सुनकर सबको और ज्यादा डाउट होने लगता है कि शायद वो सच में द अदर्स में से ही है और जहां पर सईद और बाकी पार्टी गई थी वहां पर उन्हें शायद कुछ भी नहीं मिलेगा और हो सकता है कि उन्हें द अदर्स कैप्चर कर लें। और बस इसी के साथ में 16वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 17वें एपिसोड की शुरुआत में हम लॉक के फ्लैशबैक को पूरी तरह से देखेंगे कि आखिरकार वो हेलन से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रखा था कि उसको हेलन नाम की कॉल गर्ल का भी सहारा लेना पड़ा था। वो रियल हेलन के लिए एक पिकनिक प्रिपेयर कर रहा था क्योंकि वो उसको प्रपोज करने वाला था, जो कि उसे ग्रुप थेरेपी सेशन के दौरान मिली थी। लेकिन वंस अगेन लॉक के पिता की वजह से उसका एक बहुत ही अच्छा पल खराब हो जाता है। खबर आती है कि उसके पिता खत्म हो चुके हैं। फ्यूनरल के समय हेलन लॉक को इमोशनली सपोर्ट करती है और उसके मिक्स्ड इमोशंस को हैंडल करने की कोशिश करती है। हालांकि यहाँ पर लॉक को वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी, इतना बुरा पिता भगवान किसी को भी ना दे। खैर वो थोड़ा ह्यूमर भी इस्तेमाल करती है ताकि लॉक समझ सके कि उसे अपने पिता की मौत पर बुरा फील करना नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली उसके पिता कोई अच्छे इंसान नहीं थे। आफ्टर ऑल उसने लॉक को किडनी के लिए इस्तेमाल किया और फिर कूड़े की तरह बाहर फेंक दिया।
अब फ्यूनरल के टाइम सडनली एक कार वहां पर स्पीड में निकल जाती है। बाद में वही कार लॉक को स्टॉक करती हुई नजर आती है। लॉक उस कार का पीछा करता है और एक बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट आता है। उसका पिता असल में जिंदा था। उसका पिता लॉक से सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स से पैसे निकालने में हेल्प करने के लिए कह रहा होता है और ये सब कुछ ड्रामा था इसलिए। अब लॉक पहले तो मना कर देता है, लेकिन उसका पिता ये कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो वो उसको आधे पैसे दे देगा। एंड ऑब्वियस सी बात है कि हेलन के लिए वो मान जाता है। लॉक का पिता लॉक से ये कहता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और ये कंप्लीटली रिस्क फ्री काम होगा। लेकिन ऑब्वियसली ये रिस्क फ्री नहीं था। हम जानते हैं कि लॉक का पिता कितना चालाक था। तभी लॉक को कुछ इन्वेस्टिगेटर्स या फिर गून्स इंटेरोगेट करते हैं, लेकिन समहाउ वो सिचुएशन से बाहर निकल जाता है। अब जब लॉक अपने पिता को उसके शेयर के पैसे देने के लिए होटल पहुंचता है, तब हेलन वहां पर आ जाती है। हेलन ऑलरेडी अपसेट थी कि लॉक का पिता फिर से उसकी जिंदगी में दिक्कत क्रिएट कर रहा था, लेकिन हेलन को सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि लॉक ने उससे सारी सच्चाई छुपाई। हेलन बोलने लगती है कि लॉक अपने पिता का प्यार उसके प्यार से ज्यादा चाहता है और वो अपने पिता से ऑब्सेस्ड हो रखा है। लॉक अब हेलन को रोकने की काफी कोशिश करता है और ये बोलता है कि उसकी पहली चॉइस हेलन ही है और ये सब कुछ उसने उसके लिए किया। फिर वो हेलन को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो रिश्ते को खत्म करके ही चली जाती है और ये लॉक और हेलन का हार्ट ब्रेकिंग गुड बाय था और इसलिए लॉक जो था वो हेलन नाम से इतना ऑब्सेस्ड हो रखा था। एनीवेज आइलैंड पर हेनरी अब लॉक के माइंड में जैक के अगेंस्ट डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर वो लॉक से पूछता है कि जैक उससे इतना बेरुखी से बात क्यों करता है, वो कोई लीडर थोड़ी है। और सबसे बड़ी बात कि लॉक उसे अलाउ क्यों करता है ऐसे बात करने के लिए। हेनरी बेसिकली लॉक को प्रोवोक कर रहा होता है ताकि उसके अंदर जैक के खिलाफ बहुत सारी गलत चीजें आ जाएं, लेकिन लॉक हेनरी के ही कॉलर को पकड़कर उसे चुप करा देता है। मीनवाइल सईद और बाकी ग्रुप बैलून की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और डिस्कवर करते हैं कि हेनरी ने बैलून के बारे में सच बोला था। बैलून वही मिलता है जहां पर हेनरी ने बताया था और पास में एक ग्रेव भी होती है और हेनरी ने कहा भी था कि उसने अपनी बीवी को वहीं बैलून के पास एक ग्रेव के अंदर दफन किया था। अब हैच में लॉक और हेनरी के बीच की सिचुएशन थोड़ी सी बदल जाती है। दोनों एक स्ट्रेंज ब्रोकन मैसेज सुनते हैं जो कि स्पीकर से आ रहे होते हैं। धीरे धीरे उनको एहसास होता है कि ये मैसेज असल में काउंटडाउन है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि सीजन 2 की शुरुआत में ही डेस्मंड जो था, जिसको इस जगह के बारे में काफी आइडिया था एज वो यहाँ पर 2 साल से रह रहा था और इन लोगों को खाली इतना पता है कि इन्हें कंप्यूटर के अंदर वो नंबर्स को एंटर करते रहना है ताकि दुनिया खत्म ना हो। और सारी डिटेल जो थी वो खाली डेस्मंड जानता था, लेकिन वो अपनी यॉट लेकर वहां से भाग चुका था। अब बात ये होती है कि वो ये कहते हैं कि जैक को बुलाना चाहिए, लेकिन उससे पहले ही हैच लॉकडाउन मोड में चला जाता है। अब लॉक को एक हैवी ब्लास्ट डोर को ओपन करना था, लेकिन वो ऐसा अकेला नहीं कर सकता था और हेनरी उसकी हेल्प करने के लिए एग्री करता है, लेकिन एक कंडीशन पर। लॉक प्रॉमिस करे कि द अदर्स अगर उसे लेने आएंगे तो लॉक उन्हें हेनरी को हार्म नहीं करने देगा। अब लॉक इस बात पर एग्री कर लेता है, लेकिन सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि लॉक की जो टांग थी वो ब्लास्ट डोर के नीचे फंस गई थी। ऊपर से अलार्म भी बज रहा था और सिस्टम वार्न कर रहा था कि कोड एंटर करने का समय खत्म हो चुका है। पूरी की पूरी सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी। अब हेनरी वेंट के जरिए क्रॉल करके कंप्यूटर तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि कोड को एंटर कर सके। सिस्टम कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा था और लॉक जो होता है वो पैनिक में आकर हेनरी का नाम मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लॉक को लगता है कि हेनरी समहाउ हैच से बाहर निकल गया होगा और वो उसको अकेला छोड़ गया है, लेकिन सडनली सब कुछ बहुत ही शांत हो जाता है और ब्लास्ट डोर के ऊपर कुछ अजीब से स्ट्रेंज पेंटेड सिंबल नजर आते हैं और यहाँ पर लॉक जो होता है वो उनको बहुत ही ध्यान से देख रहा होता है। इवेंचुअली ब्लास्ट डोर्स ऊपर उठ जाते हैं और लॉक को एक्सपेक्टेड था कि हेनरी उसे छोड़कर भाग गया होगा, लेकिन हेनरी वहीं पर रुका हुआ था और लॉक उससे कहता है कि थैंक यू फॉर नॉट लीविंग मी। हेनरी भी यहाँ पर कामली रिप्लाई करता है कि यू आर वेलकम जॉन लॉक। ये मोमेंट इनिशियली काफी जेन्युइन लगता है, लेकिन अब भी सवाल यही था कि क्या हेनरी असल में एक नाइस गाय बनने की कोशिश कर रहा था या फिर वो लॉक का ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा था। अब तभी एक बहुत ही शॉकिंग चीज सामने आती है। हम देखते हैं कि सईद और बाकी ग्रुप वापस लौट आया था। सईद जो होता है वो हेनरी को गन पॉइंट पर रख लेता है। सईद ये कहता है कि उन्हें बैलून और ग्रेव तो मिल गई, लेकिन उनको एक और इम्पोर्टेंट चीज भी मिली है। ग्रेव उन्होंने खोद कर देखी थी और ग्रेव के अंदर जो बॉडी थी वो असल में असली हेनरी गेल की थी। जी हाँ, जो कि एक ब्लैक पर्सन था और ये नाम कंफर्म हुआ था उस लाश के वॉलेट और आइडेंटिटी से, यानी कि उस ब्लैक पर्सन का नाम था हेनरी गेल और यहाँ पर ये जो व्हाइट पर्सन है उसने उसका नाम ले लिया था, आइडेंटिटी चुरा ली थी। इसका मतलब व्हाइट गाय उनके हैच में जो प्रिजनर था वो हेनरी था ही नहीं, मतलब कि वो हेनरी का नाम और आइडेंटिटी स्टील करके उनके बीच घुसाया था। अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है कि ये आदमी द अदर्स में से ही एक है।
अब एपिसोड के अंत में केट और जैक जंगल में एक स्ट्रेंज पैराशूट बीकन को देखते हैं। जब वो उस लोकेशन पर जाते हैं तो उन्हें धर्मा इनिशिएटिव फूड ड्रॉप मिलता है, पैक्ड फूड और सप्लाईज के साथ में। इसका मतलब ये था कि धर्मा इनिशिएटिव एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी भी एक्टिव है और आइलैंड पर रेगुलरली सप्लाईज को ड्रॉप कर रही है। यानी कि एक बात तो पक्की थी कि इस आइलैंड से बाहर तो निकला जा सकता है, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता है जो कि किसी खास ही व्यक्ति को पता है। और बस इसी के साथ में 17वां एपिसोड भी खत्म हो जाता है। 18वां एपिसोड जो है वो पूरा का पूरा हर्ली के अराउंड ही है। हर्ली और लिबी के बीच में करीबियां बढ़ रही हैं और हर्ली उसे अपना सीक्रेट फूड स्टैश भी दिखा देता है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि इन केस अगर कुछ भी दिक्कत हो तो कम से कम खाना तो होना चाहिए आसपास। लेकिन यहाँ जो हर्ली होता है ना, उसके ऊपर काफी बर्डन सा होता है। उसे लग रहा होता है कि उसने सबसे ये बात छुपाई है जबकि इसको सबके साथ शेयर करा जाना चाहिए। लेकिन लिबी को देखो, बिल्कुल साइको थी एक नंबर की। खुद साइकियाट्रिस्ट है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल साइको वाला आइडिया दिया। उसका जीनियस सोल्यूशन ये था कि वो सारा का सारा खाना फेंक दे ताकि हर्ली अपनी एडिक्शन से या फिर ये कहें कि अपने गिल्ट से आजाद हो पाए। हर्ली लिटरली फूड को ग्राउंड पर ही डंप कर देता है कूड़े की तरह और कहता है कि फाइनली आई फील फ्री। मतलब कि बेवकूफी देखो इस कैरेक्टर की। और देखो यहाँ पर ये ऐसा क्यों कर रहा था ना, इसके बारे में भी आपको समझ में आएगा। आपको स्टार्टिंग से फील हो रहा होगा कि हर्ली थोड़ा सा अजीब बर्ताव करता है, तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन था। अब जैसा कि आखिरी एपिसोड में हमने देखा था कि धर्मा इनिशिएटिव ने बैलून के जरिए यहाँ पर खाना फेंका था। थोड़ी देर के बाद में उसके सारे के सारे भूखे दोस्त यानी कि जैक और बाकी लोग जो होते हैं उनको धर्मा इनिशिएटिव का फूड ड्रॉप पूरा का पूरा मिल जाता है। इसलिए हर्ली का फूड डिस्ट्रॉय करना ऑलमोस्ट पॉइंटलेस हो गया था। मतलब कि अगर वो उस खाने को बचा कर रखता तो ज्यादा बेटर रहता। खैर इसके बाद हर्ली एक बाथरोब पहने हुए आदमी को देखता है और उसके पीछे भागने लगता है, लेकिन वो मिस्टीरियस आदमी अचानक से गायब हो गया था। लेकिन हर्ली को उसका शू मिल जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वो आदमी रियल था या फिर आइलैंड जो है वो हर्ली के दिमाग के साथ खेल रहा था और उस हेलुसिनेशन को रियल बना रहा था। आइलैंड पर अजीब चीजें ऑलरेडी हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ भी होना इम्पॉसिबल नहीं लगता। एनीवेज फ्लैशबैक के अंदर हम हर्ली के इसी इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में जान पाते हैं जिसको वो डेव बुलाता है। हर्ली एक साइकियाट्रिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट ले रहा होता है जो कि उसकी फोटोज को क्लिक करता है। अब जब डॉक्टर हर्ली के फ्रेंड डेव के बारे में पूछता है तो हर्ली काफी डिफेंसिव सा हो जाता है, जैसे कि वो रियल में हो। लेकिन डॉक्टर उसे फोटो दिखाकर कहता है कि डेव उसका फ्रेंड नहीं है क्योंकि फोटो के अंदर हर्ली के साथ कोई भी नहीं था। जी हाँ, तब जाकर रिवील होता है कि डेव असल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हर्ली का इमेजिनरी फ्रेंड है। अब हर्ली का इमेजिनरी फ्रेंड डेव जो है वो उसको इंस्टीट्यूशन से स्नीक आउट करने में हेल्प करता है और जर्नी के लिए फूड भी लेने के लिए कहता है। हम जान पाते हैं कि हर्ली भी खुद एक मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर था। डेव का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वो हर्ली के माइंड में उसकी ओवर ईटिंग को एनकरेज करने वाली आवाज थी। कहते हैं ना कि जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर एक आवाज आती है कि आप और खा सकते हो, तो डेव उसकी वही एडिक्शन को दर्शाता है और इस सीरीज के अंदर इस चीज को काफी क्लेवर तरह से दिखाया गया है। खैर वो हर्ली को हर टाइप का फूड खाने के लिए टेम्प्ट करता रहता है और उससे कहता है कि अपने दिमाग में चल रही बातों को सीरियसली ना ले और वो खाली इतना डिसाइड करे कि वो हार्ड शेल या फिर सॉफ्ट शेल चिकन या श्रिम्प खाएगा या फिर सावर क्रीम या फिर हॉट सॉस के साथ में। अब डेव हर्ली को वेट लूज नहीं करने देना चाहता था क्योंकि उसके लिए हर्ली का ओवर ईटिंग करना ही काफी जरूरी है, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस तभी तक थी जब तक हर्ली ओवरवेट रहेगा। फिर आप ये भी कहोगे कि अगर ऐसा था तो हर्ली को उसका जूता आइलैंड पर कैसे मिला, क्योंकि हम जानते हैं कि आइलैंड मिस्टीरियस है और यहाँ पर बहुत सारी सुपर नेचुरल चीजें होती रहती हैं, यानी कि जो चीजें है भी नहीं वो दिखती थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैक के पिता मर चुके थे लेकिन फिर भी उसको उनकी बॉडी दिखी जो कि चल रही होती है। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में डेव को देखना हर्ली के लिए ऑब्वियसली डिस्टर्बिंग था। वो सॉयर से हेलुसिनेशंस रोकने के लिए दवाई भी मांगता है। सॉयर अब टेक्निकली न्यू शेरिफ हो गया था, लेकिन उसकी शेरिफ वाली पावर बिल्कुल जैक की तरह नहीं थी। सभी लोग उसको यहाँ पर खाली एक्स्ट्रा स्टैश के लिए पूछते रहते थे, जैसे कि लोग उसके पास में पिल्स के लिए आते थे या फिर सुन अपने प्रेगनेंसी किट के लिए। अब डेव जो है वो यहाँ पर हर्ली को कन्विंस करने लगता है कि आइलैंड और उसके नए दोस्त इनफैक्ट लिबी भी सब उसकी इमेजिनेशन का पार्ट हैं। वैसे भी इतनी सुंदर लड़की उससे बात कैसे कर सकती है और इतनी करीब कैसे आ सकती है। अब अपनी बात को साबित करने के लिए डेव जो है वो क्लिफ से जंप कर देता है। हर्ली भी कुछ पल के लिए कंसीडर करता है कि शायद उसको भी जंप कर देना चाहिए और वो रियल दुनिया में जाग जाएगा, लेकिन तभी वहाँ लिबी आ जाती है और हर्ली को ऐसा करते देखकर उस पर गुस्सा करने लगती है। वो इनफैक्ट कहता भी है कि तुम रियल नहीं हो। हर्ली बोलता है कि ये सब फेक ही होना चाहिए क्योंकि असल जिंदगी में उस जैसी सुंदर लड़की कभी उसको पसंद नहीं करेगी, लेकिन लिबी साबित करने के लिए उसे किस कर देती है और ये हर्ली के लिए एक
जेन्युइनली पावरफुल और इमोशनल पल था, क्योंकि इससे पहले उसे बार बार लगता था कि शायद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छा सच में नहीं हो सकता ड्यू टू दैट अनलकी नंबर्स। लेकिन लिबी यहाँ पर वाकई में उससे प्यार करने लगी थी, उसको किस भी कर देती है। लेकिन एपिसोड के एंड में एक क्रीपी सा ट्विस्ट आता है। हमको पता चलता है कि लिबी भी उसी सेम मेंटल इंस्टीट्यूशन में रह चुकी थी जहाँ पर हर्ली का खुद इलाज चल रहा था। जी हाँ, और इसी वजह से पिछले एपिसोड्स के अंदर हर्ली को ऐसा लगा था कि उसने लिबी को कहीं ना कहीं देखा है, और अब समझ में आता है कि उसकी वो फीलिंग रैंडम नहीं थी। हर्ली ने असल में लिबी को मेंटल इंस्टीट्यूशन के अंदर देखा था, लेकिन उसे ये बात याद नहीं थी, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड उसको याद दिलाने की कोशिश कर रहा था। मीनवाइल हम द अदर्स के मेंबर हेनरी को देख पाते हैं, या फिर असल में वो जो कोई भी है वो लॉक के फेथ के साथ माइंड गेम्स खेल रहा होता है। हेनरी लॉक को बताता है कि जब ब्लास्ट डोर्स के नीचे उसकी टांग फंस गई थी तब उसने कंप्यूटर के अंदर कोई भी कोड एंटर नहीं किया और वो खुद पे खुद गेट ऊपर हो गए थे। इससे लॉक का फेथ हिलने लगता है, डगमगाने लगता है, क्योंकि उसकी पूरी बिलीफ सिस्टम इसी आइडिया पर बेस्ड है कि वो बटन प्रेस करके दुनिया को सेव कर रहा है। हेनरी बार बार उसके पर्पस और फेथ को चैलेंज करके उसे मेंटली ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था, जिसके साथ ही 18वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 19 की शुरुआत होती है आइलैंड को दिखाते हुए, जहां पर रोज और उसके पति बर्नार्ड के बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो रहे थे। बर्नार्ड ये चाहता है कि सभी लोग आइलैंड पर कंफर्टेबल होकर बैठने के बजाय रेस्क्यू होने के लिए कुछ करें। वो सभी को आइडिया देता है कि उन्हें पत्थरों का इस्तेमाल करके इस बीच के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा SOS साइन बनाना चाहिए। बर्नार्ड लोगों को रिक्रूट करके काम स्टार्ट करना चाहता था, लेकिन दिक्कत ये थी कि सभी लोग अभी भी जैक को ही लीडर मानते हैं। बर्नार्ड ये कहने लगता है कि हर फैसले के लिए जैक से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो है कौन, वो प्रेसिडेंट नहीं है, सिर्फ एक डॉक्टर है। लेकिन जब बर्नार्ड लीडरशिप लेने की कोशिश करता है तो रोज उसका ही मजाक उड़ा देती है कि तुम एक डेंटिस्ट हो। अब बर्नार्ड इससे काफी दुखी हो जाता है, काफी गुस्सा हो जाता है, क्योंकि रोज जो कि उसकी बीवी है उसने सबके सामने उसे एम्बेरस कर दिया था। रोज कहती है कि बर्नार्ड का SOS प्लान लोगों को फॉल्स होप दे रहा है, लेकिन रोज के बर्ताव को समझने के लिए हमें उसका फ्लैशबैक जानना पड़ेगा कि आखिरकार वो यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहती। अब आइलैंड से पहले बर्नार्ड रोज को प्रपोज करता है। रोज हैप्पी होने के बजाय उसको बता देती है कि उसे कैंसर है। बर्नार्ड कहता है कि उसे इससे फर्क नहीं पड़ता, वो रोज से प्यार करता है और बस उसके साथ रहना चाहता है, चाहे जितने भी दिन हो वो उसके साथ रहेगा। बर्नार्ड रोज को एक फेथ हीलर के पास ले जाता है, लेकिन रोज को ये सब होकस पोकस लग रहा था। उसने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन बर्नार्ड अभी रेडी नहीं था, क्योंकि वो अपनी बीवी को बचाना चाहता है। फेथ हीलर कहता है कि वो रोज को हील नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसके लिए राइट प्लेस नहीं है और वो यहाँ पर हील नहीं हो सकती। लेकिन रोज जो है वो बर्नार्ड का दिल रखने के लिए उससे झूठ बोल देती है कि हीलर ने उसको क्योर कर दिया है, ताकि बर्नार्ड फाइनली उसको बचाने की कोशिश करना बंद कर दे और बचे हुए वक्त को उसके साथ मजे से बिताए। अब आइलैंड के ऊपर बर्नार्ड का SOS प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई भी हेल्प नहीं करना चाहता था। वो रोज को ब्लेम करता है कि उसने सबके सामने उसका मजाक बनाकर उसकी लीडरशिप खत्म कर दी। एंड ऑनेस्टली इस केस में बर्नार्ड कंप्लीटली रॉन्ग भी नहीं था, यानी कि वो गलत नहीं है। रोज को पता है कि बर्नार्ड रेस्क्यू के लिए डेस्परेट है, लेकिन वो खुद आइलैंड से नहीं जाना चाहती थी। अब रोज और बर्नार्ड के बीच में लड़ाई सी हो जाती है, तब जाकर रोज जो होती है वो लॉक से बात करती है। एक काफी इंटरेस्टिंग सा मोमेंट आता है। रोज लॉक से कहती है कि उसके पैर जो है वो जैक की प्रेडिक्शन से ज्यादा जल्दी हील हो रहे हैं, और इस बात का रीजन ये था कि रोज ने लॉक को आइलैंड से पहले एयरपोर्ट पर व्हील चेयर में देख लिया था। जी हाँ, बाद में रोज बर्नार्ड को रिवील करती है कि उसका कैंसर भी कंप्लीटली गायब हो चुका है, यानी कि आइलैंड ने उसको हील कर दिया था। यहाँ पर कोई तो ऐसी शक्ति थी जो कि लोगों की चीजों को या फिर उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा था। और फिर वो जॉन को बताती है कि इसी वजह से वो SOS सिग्नल को नहीं बनाना चाहती। रोज को डर है कि अगर वो आइलैंड से चली गई तो कैंसर वापस आ जाएगा, विच माइट एक्सप्लेन कि जॉन लॉक भी यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको भी ऐसा लगता है कि इस आइलैंड के अंदर कोई तो शक्ति है। खैर अब बर्नार्ड जो होता है वो यहाँ पर रोज से बात करता है और वो ये कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, और अगर वो इस आइलैंड से नहीं जाना चाहती, उसको लगता है कि उसका कैंसर इसी वजह से क्योर हुआ है, तो बर्नार्ड भी उसको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। और दोनों फैसला करते हैं कि अब वो यहीं पर साथ रहेंगे, क्योंकि बर्नार्ड के लिए रोज से ज्यादा जरूरी कोई नहीं था। मीनवाइल जॉन लॉक कुछ वक्त तक बटन प्रेस करता रहता है, लेकिन हेनरी के माइंड गेम्स की वजह से उसका फेथ कंटिन्यूअसली कमजोर हो रहा था। इवेंचुअली जॉन लॉक जो होता है वो बटन को प्रेस करना बंद कर देता है और अपना पूरा फोकस उस ब्लास्ट डोर पर देखे गए अजीब से सिंबल्स और पैटर्न्स को याद करने पर लगाता है। एपिसोड के अंत में जैक और केट उस बाउंड्री के पास इंतजार कर रहे होते हैं जिसे द अदर्स ने क्रॉस करने से मना किया था, यानी कि टॉम ने। वो उन्हें कॉल आउट करके बताता है कि हेनरी उनके पास है, उनके कब्जे में है, लेकिन द अदर जो होते हैं वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते और जैक और केट वहीं पर रात में इंतजार करते रहते हैं आग जलाकर। लेकिन अचानक से होता यह है कि अदर जो होते हैं वो एक सरप्राइज देते हैं। माइकल जंगल से बाहर आता है और वो बहुत ही बुरी हालत में था, और इसका मतलब ये था कि माइकल वॉल्ट को ढूंढने गया था, लेकिन द अदर्स ने उसे वापस सर्वाइवर्स के पास भेज दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि माइकल के साथ क्या हुआ और वॉल्ट कहां पर है। और बस इसी के साथ में 19वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
20वें एपिसोड की शुरुआत में हम एना लूसिया को उसकी माँ के साथ देखते हैं। एना की माँ जो होती है वो उस आदमी को खत्म करने के बारे में उससे सवाल जवाब कर रही थी जिसे एना लूसिया ने ही खत्म किया था। उसकी माँ को ये बात पता थी कि एना इसमें इन्वॉल्व थी, लेकिन वो इसको साबित नहीं कर सकती थी। अब वो एना लूसिया को याद दिलाती है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है और उसकी एक ड्यूटी है और उसे लॉ को रिस्पेक्ट करना होगा। लेकिन एना लूसिया कहती है कि अगर ऐसा है तो अब वो पुलिस ऑफिसर नहीं है। लेकिन उसकी माँ कहती है कि अगर मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती तो कम से कम अपनी ड्यूटी की रिस्पेक्ट करो। तो एना जवाब देती है कि आई क्विट, यानी कि उसने पुलिस ऑफिसर की जॉब ही छोड़ दी थी। ऑब्वियस सी बात है वो प्रेग्नेंट थी और उस आदमी ने उसको उस वक्त गोली मारी, लेकिन लॉ ने कुछ भी नहीं किया था, जिसके चलते ही उसने सब कुछ अपने हाथों से किया। अब बाद में एना लूसिया लैक्स बार के अंदर जैक के फादर क्रिश्चियन से मिलती है। जी हाँ, यानी कि क्रिश्चियन कितना बड़ा बेवड़ा था। वो यहाँ पर सॉयर को भी मिला, एना को भी मिला, कितने लोगों से मिला था वो। और फेट देखो कि सारे के सारे एक ही आइलैंड पर थे। खैर क्रिश्चियन एना से ये कहता है कि वो एक एक्स कॉप को बॉडीगार्ड के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन एना लूसिया को जल्दी समझ आ जाता है कि क्रिश्चियन को असल में एक ड्रिंकिंग बडी चाहिए। क्रिश्चियन क्लियरली एक ब्रोकन और ट्रबल्ड आदमी था। हम जानते हैं कि उसके साथ क्या हुआ था। और आप ये बात जानते हो कि जैक ने अपने पिता के ऊपर इल्जाम लगाया था, जो कि बिल्कुल सही भी था, कि उन्होंने शराब पीकर एक लड़की का ऑपरेशन किया था, जिसके चलते ही यहाँ पर ये सब हुआ और वापस से उनकी ड्रिंकिंग वाली आदत शुरू हो गई। हालांकि इसके पीछे और भी रीजंस थे जिसके बारे में आने वाले सीजन में बात जरूर होगी। एनीवेज हम देखते हैं कि क्रिश्चियन ने एना लूसिया को अपना बॉडीगार्ड बना लिया था। वो दोनों ही ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं, जहाँ पर वो ड्रंक होकर एक वुमेन यानी कि एक लेडी कैरोल के घर के बाहर पहुंच जाता है और क्लेम करता है कि ये उसका घर है और वो अपनी बेटी से मिलना चाहता है। एना लूसिया उसे कन्फ्रंट करके कहती है कि उसके साथ दिक्कत क्या है और उसे हेल्प की सख्त जरूरत है, क्योंकि उस वक्त एना को पता नहीं था कि वो लेडी कैरोल है कौन। खैर अब हमको समझ में आता है कि क्रिश्चियन आखिरकार ऑस्ट्रेलिया क्यों गया। वो इसी लेडी के साथ इन्वॉल्व हो रखा था और शायद वो यही रिश्ता था जिसकी वजह से उसकी जिंदगी और फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी। और जैसा कि लॉस्ट में होता ही है कि कैरेक्टर्स के कनेक्शंस कभी सिंपल नहीं होते। लेटर ऑन रिवील भी होगा कि क्रिश्चियन की एक लॉन्ग लॉस्ट डॉटर भी थी कैरोल के साथ में, जो कि इसी भयानक आइलैंड के ऊपर मौजूद है, जो कि है जैक की हाफ सिस्टर। फिलहाल हमको नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन फ्यूचर सीजन्स में ये मिस्ट्री रिवील हो जाएगी और कमेंट्स के अंदर कोई भी स्पॉइलर नहीं देगा, वरना आइलैंड का श्राप तुमको हमेशा फॉलो करता रहेगा। एनीवेज हमको ये पता चलता है कि एना लूसिया को अपनी माँ की याद आ रही थी और उसको दिखता है कि उसकी जिंदगी कितनी बेकार कर ली है उसने, जिसके चलते वो वापस से लॉस एंजलिस जा रही थी इसी 815 फ्लाइट में बैठकर, जो कि सिडनी से लॉस एंजलिस जाने वाली थी। तो अब जाकर हमको समझ में आता है कि लोग आखिरकार इस फ्लाइट के अंदर कैसे बैठ रहे थे। सबके पीछे कोई ना कोई रीजन था। एनीवेज प्रेजेंट टाइम में हैच के अंदर माइकल फाइनली वापस आ जाता है और सबको बताता है कि द अदर्स के कैंप तक पहुंचने के बाद उसने क्या देखा। उसके हिसाब से द अदर्स बहुत ही बेसिक कंडीशंस में रह रहे हैं, ड्राइड फिश खाते हैं और उनके पास सिर्फ 2 ही गन्स हैं। ये इन्फॉर्मेशन जैक के लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि अब वो आर्मी बनाकर द अदर्स के अगेंस्ट फाइट करने का प्लान बना सकता था। लेकिन गन सॉयर के पास है, इसलिए पहले उन्हें सॉयर से गन्स वापस लेनी होगी। एनीवेज अब हम ये देखते हैं कि एना लूसिया ये ऑफर करती है कि वो हैच में रुकेगी, हेनरी के ऊपर नजर रखेगी, लेकिन हम जानते हैं कि उसका सीक्रेट मिशन ये था कि वो हेनरी को खत्म कर दे। ऑब्वियस सी बात है कि द अदर्स ने उसके काफी सारे लोगों को खत्म किया था जो कि टेल में थे, यानी कि प्लेन के टेल वाले हिस्से में थे, इसलिए वो हेनरी को खत्म करना चाहती थी। सबसे बड़ी बात ये थी कि हेनरी ने पहले उसको भी खत्म करने की कोशिश करी थी जब उसने उससे पूछताछ करी, इसलिए एना के हिसाब से अब रिवेंज लेना फेयर होगा। लेकिन फिर वो माइकल से कहती है कि वो हेनरी को खत्म नहीं कर पाई। माइकल कहता है कि ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन ये सब एक ट्रैप था। अचानक से माइकल गन निकालता है और एना को ही शूट कर देता है, लेकिन लिबी आकर ये सब देख लेती है और माइकल पैनिक में उसको भी शूट कर देता है। और फिर माइकल जो होता है वो खुद को अपने कंधे में शूट करता है ताकि सबको ऐसा लगे कि द अदर्स ने उन पर हमला किया था हेनरी को लेने के लिए। असल में ये सब पहले से ही प्लान हो रखा था और एपिसोड एक शॉकिंग ट्विस्ट पर एंड होता है कि माइकल ने एना और लिबी दोनों को खत्म कर दिया और अब उसका रियल मोटिव कंप्लीटली सस्पिशियस हो गया था कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। और बस इसी के साथ में 20वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो 21वें एपिसोड का टाइटल ही है क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, जो कि काफी अप्रोप्रिएट भी है क्योंकि इस एपिसोड के अंदर सवाल ही सवाल हैं। एपिसोड एक बहुत ही अजीब से सपने से शुरू होता है जहां पर मिस्टर एको अपने खत्म हुए भाई एमी को देखता है। एक काउंटर पर क्वेश्चन मार्क फ्लैश हो रहा था और यमी एको से कहता है कि जॉन से पूछो कि क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है और बटन प्रेस करते रहो क्योंकि वो दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट काम है। अगर ऐसा नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। खैर हैच के अंदर अब माइकल अपनी किलिंग्स को हेनरी के एस्केप के रूप में कवर करने की कोशिश करता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि लिबी अभी कंप्लीटली खत्म नहीं हुई थी, मतलब कि वो जिंदा थी और माइकल के खिलाफ एक पोटेंशियल विटनेस भी था। लिबी मुश्किल से माइकल बोल पाती है लेकिन फिर खत्म हो जाती है। जैक को लगता है कि शायद वो पूछ रही होगी कि माइकल ठीक है या फिर नहीं, और बेचारा हर्ली इन सब के बीच में काफी बुरी तरह रो रहा होता है।
पुअर गाय अपने होम रन के बिल्कुल क्लोज था, लेकिन उसकी लव लाइफ और आइलैंड लाइफ दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड बन गई थी और समझदार के लिए इशारा काफी है होम रन का मतलब क्या है। एनीवेज अब एको जो होता है वो जॉन लॉक से क्वेश्चन मार्क दिखाने के लिए कहता है, लेकिन लॉक बोलता है कि उसे नहीं पता कि वो क्या है या फिर उसका मतलब क्या है, उसे कुछ भी आइडिया नहीं है। फिर लॉक को एक सपना आता है जिसके अंदर यमी उससे कहता है कि एको को बून के क्लिफ पर चढ़ना होगा, यानी कि जहां पर वो प्लेन पर बून गया था और फिर नीचे गिरकर खत्म हुआ था। लॉक ऑब्वियसली सोचता है कि ओ नो, नॉट दिस प्लेस अगेन, क्योंकि बून भी यहीं पर गिरा था। लेकिन जब एको जो होता है वो यमी को क्लिफ के ऊपर चढ़ते देखता है तो एको भी क्लिफ के टॉप पर पहुंच जाता है। तो वहां पर उनको एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क नजर आता है जो कि प्लेन के पास था। असल में वो क्वेश्चन मार्क एक और हिडन हैच का सिंबल था। जी हाँ, और ये वही लोकेशन थी जहां पर एको का ड्रग स्मगलिंग प्लेन क्रैश हुआ था। अब अंदर जाकर उनको मॉनिटर्स, इक्विपमेंट और एक मैसेंजर ट्यूब मिलती है। क्लियरली ये एक ऑब्जर्वेशन स्टेशन था जो कि जुड़ा हुआ था स्वान स्टेशन से। वहां पर उनको एक और धर्मा ओरिएंटेशन वाली फिल्म मिलती है जिसमें शॉकिंगली बताया जाता है कि स्वान स्टेशन का बटन असल में एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, यानी कि बटन को प्रेस करना शायद दुनिया को बचाने के लिए नहीं था बल्कि उन सब के लिए एक साइकोलॉजिकल टेस्ट था, या फिर ये कहें कि उससे पहले वहां पर जो आए थे। लॉक ये सुनकर बिल्कुल अपसेट हो जाता है क्योंकि उसकी फेथ पूरी तरह हिल गई थी। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये इन्फॉर्मेशन मिस्टर एको की फेथ को और ज्यादा मजबूत कर देती है। एको ये कहता है कि वो बटन को इसलिए नहीं दबा रहा है क्योंकि फिल्म में उन्हें ऐसा करने को कहा गया है, वो बटन को इसलिए दबा रहा है क्योंकि उसे विश्वास है कि उन्हें ऐसा करना होगा। असल में एको का जो फेथ है ना, उसका कारण उसके पास्ट से जुड़ा हुआ है। एक बार उसे एक बहुत ही मिरेकल इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाया गया था। एक जवान लड़की शार्लेट ड्राउनिंग के बाद में खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऑटोप्सी टेबल पर अचानक से जिंदा हो गई। शार्लेट असल में क्लेयर के साइकिक रिचर्ड मैल्किन की बेटी थी। जी हाँ, रिचर्ड ने एको को कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि ये मिरेकल नहीं था, बस एक मेडिकल मिस्टेक थी और शायद उसकी लड़की असल में खत्म हुई ही नहीं थी, बेसिकली मेडिकल नेग्लिजेंस थी। लेकिन बाद में शार्लेट जो होती है वो एयरपोर्ट पर एको से मिलती है, यानी कि जब वो 815 फ्लाइट को बोर्ड करने वाला था, और ये कहती है कि उसने एक सपना देखा था जिसके अंदर वो जिंदगी और मौत के बीच किसी अजीब सी जगह पर फंसी हुई थी। वहां पर उसने यमी को देखा। यमी ने शार्लेट से कहा था कि एको को कहना कि वो फेथ रखे क्योंकि एक दिन एको भी उस पर विश्वास करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शार्लेट यमी को जानती तक नहीं थी, तो फिर उसने एको के ब्रदर यमी को सपने में कैसे देखा, यानी कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वो सब कुछ सच था। और इसी वजह से एको के लिए शार्लेट वाला केस जेन्युइनली मिरेकल था। यहाँ पर जो एको था वो हर चीज को लिखता रहता था, इसलिए उसने चार्ली से भी कहा था कि अपने विजन्स को बिल्कुल भी ठुकराना मत, जो कुछ भी है उसको लिखते रहो ताकि ये सब कुछ रियल हो सकता है। और अब आइलैंड पर यमी के विजन्स और अजीब से इवेंट्स के बाद में उसकी फेथ और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। इसलिए चाहे स्वान स्टेशन का बटन एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट ही क्यों ना हो, एको उसको प्रेस करता रहेगा क्योंकि उसके लिए सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि एक डिवाइन पर्पस है। और इसी के साथ में 21वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। 22वां एपिसोड थोड़ा सा स्लो है, इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। इस एपिसोड के अंदर फाइनली रिवील होता है कि माइकल जब वॉल्ट को ढूंढने अकेला गया था तब द अदर्स ने उसको कैप्चर कर लिया था। असल में कंप्यूटर पर जो वॉल्ट के मैसेजेस आ रहे थे वो असल में द अदर्स की तरफ से ही थे शायद से, और उन्होंने माइकल को एक डील ऑफर करी, बेसिकली बी नाम की एक महिला ने, कि अगर वो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक लोगों को यहाँ पर लेकर आएगा तो उसे वॉल्ट वापस मिलेगा और एक बोट भी दी जाएगी आइलैंड से बाहर निकलने के लिए। माइकल ने जो कुछ द अदर्स के लिविंग कंडीशंस के बारे में बताया था वो तो मोस्टली सच था। वो लोग सिंपल लाइफ जी रहे थे और ड्राइड फिश खाते थे और उनके पास लिमिटेड वेपन्स भी थे। लेकिन दिक्कत यह है कि माइकल ने अपने ग्रुप से सबसे इंपॉर्टेंट बात छुपा ली। उसने द अदर्स के साथ डील कर रखी थी वॉल्ट को वापस पाने के लिए। अब जैक एक ग्रुप ऑर्गेनाइज करके द अदर्स के टेरिटरी की तरफ जाने की प्लानिंग कर रहा होता है, लेकिन माइकल फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था। द अदर्स ने क्लियरली कहा था कि माइकल को उनकी लिस्ट में दिए गए एग्जैक्ट 4 लोग चाहिए। अगर वो किसी और को लेकर आया तो डील कैंसिल हो जाएगी और माइकल कभी वॉल्ट को वापस नहीं देख पाएगा। बेसिकली सईद उनके साथ जाना चाहता था लेकिन माइकल उसे रोक देता है। अब द अदर्स की लेडी बी ने माइकल को वार्निंग दी थी कि अगर वो लिस्ट के सभी लोगों को नहीं लेकर आएगा तो वॉल्ट उसे कभी नहीं मिलेगा। इसी वजह से सबको कंफ्यूजन होती है कि माइकल सईद को लिस्ट में क्यों नहीं चाहता, क्योंकि सईद आइलैंड का सबसे ट्रेंड सोल्जर था और ग्रुप के लिए एक्सट्रीमली यूजफुल भी हो सकता था। अब इस एपिसोड की मेन मिस्ट्री इसी डील के आसपास घूमती है। द अदर्स को इन स्पेसिफिक लोगों की जरूरत क्यों थी, और सबसे बड़ी बात कि माइकल अपने दोस्तों को बिट्रे करके वॉल्ट को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकता है। एंड टू बी ऑनेस्ट वो माइकल के दोस्त नहीं थे, खाली वो आइलैंड के ऊपर गिर गए थे, एक साथ वहां पर फंस गए थे। माइकल तो उनको पहले जानता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि माइकल ने अपने बेटे को बहुत ही बचपन में खोया था, जिसके बाद से वो अपने बेटे को फिर से खोना नहीं चाहता। शायद इसी वजह से उसने ऐसा किया। और बात रही कि अदर्स को कौन 4 लोग चाहिए थे, तो वो थे जैक,
केट, सॉयर और हर्ली। अब तभी शॉकिंगली इस एपिसोड के अंत में सर्वाइवर्स को समुद्र के अंदर एक यॉट नजर आती है जो कि आइलैंड की तरफ ही आ रही होती है और ये कोई नॉर्मल बोट नहीं लग रही थी। खैर अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये यॉट थी किसकी और उसके ऊपर कौन था। और बस इसी के साथ में 22वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब हम आ चुके हैं लॉस्ट के सीजन 2 के फिनाले एपिसोड्स पर, यानी कि एपिसोड 23 और एपिसोड 24 पर, जो कि 2 पार्ट में डिवाइड हो रखा है। खैर एपिसोड 23 में आइलैंड के कुछ मेंबर्स यॉट तक स्विम करके जाते हैं और वहां पर उनको ड्रंक डेसमंड मिलता है। जी हाँ, इस यॉट के ऊपर कोई और नहीं बल्कि डेसमंड था जो कि इस यॉट को लेकर वहां से भागा था। अब डेसमंड होश में आकर बताता है कि वो आइलैंड से दूर किसी और आइलैंड तक सेल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे सिर्फ यही आइलैंड मिला और उसको लगता है कि शायद आउटसाइड वर्ल्ड खत्म हो चुका है और खाली ये समुद्र और आइलैंड ही बचा है। और अगर उसके शब्दों में कहा जाए तो वो बोलता है कि हम एक ब्लडी स्नो ग्लोब के अंदर फंस चुके हैं। सईद अब यॉट बोरो करके आइलैंड के दूसरे साइड से एनिमी को फ्लैंक करने का प्लान बना रहा होता है, क्योंकि उसे यकीन था कि माइकल काफी अजीब सा बर्ताव कर रहा था और इस मिशन में उसका साथ वॉन और सुन देने वाले थे। जब वो आइलैंड के दूसरे साइड पहुंचते हैं तो उन्हें पत्थर में एक स्क्वायर शेप ओपनिंग मिलती है, एग्जैक्टली वही जगह जिसके बारे में माइकल ने बताया था जहां पर द अदर्स रहते थे। अब माइकल जो था वो उन 4 लोगों के साथ जर्नी पर निकल चुका था जहां पर द अदर्स ने उनको लाने के लिए बोला था। रास्ते में एक बहुत ही अजीब सा हॉक उनके ऊपर से उड़ता है एंड सरप्राइजिंगली उसकी आवाज हर्ली के नाम जैसी लग रही थी, जैसे कि वो हर्ली को पुकार रहा हो, और फिर वो उसके ऊपर टट्टी भी कर देता है। कीट को एहसास होता है कि उन्हें फॉलो किया जा रहा है। वो सॉयर को क्वाइटली बोलती है कि फायर करना चाहिए और ग्रुप एक परसुअर को हिट कर देता है, यानी कि एक अदर को मार गिराया गया था। जैक फाइनली अपना सस्पिशन रिवील करता है कि माइकल द अदर्स के साथ काम कर रहा है। उसको पहले से शक हो रहा था। अब वो माइकल को फोर्स करता है कि वो सच बताए। माइकल फाइनली कन्फेस कर देता है कि द अदर्स ने उससे डील करी थी कि अगर वो लिस्ट में दिए गए 4 लोगों को उनके पास लेकर आएगा तो उसे वॉल्ट वापस मिल जाएगा। माइकल ये भी एडमिट करता है कि हेनरी को उसने ही आजाद किया था और एना और लिबी को उसने शूट किया। बेसिकली वो एना को ही खत्म करना चाह रहा था, लेकिन लिबी बीच में आ गई थी बाद में, जिसके चलते लिबी ने सब देख लिया और उसे मजबूरी में शूट करना पड़ा। हर्ली ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है और कहता है कि वो घर जाना चाहता है, बहुत हो गया। लेकिन जैक उसे रोकता है और कहता है कि अब सबको एक साथ रहना होगा, लिव टुगेदर डाई अलोन, यानी कि या तो लिव टुगेदर या फिर डाई अलोन। अब ग्रुप को समझ आ जाता है कि माइकल ने उनको बिट्रे किया है, लेकिन फिर भी उन्हें द अदर्स के अगेंस्ट यूनाइटेड रहना होगा, अदरवाइज कोई नहीं बचेगा। अब हमको डेसमंड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि आखिरकार वो इस आइलैंड तक कैसे पहुंचा था। अब देखो हुआ ये था कि पहले वो आर्मी के अंदर था, लेकिन उसे वहां से बहुत ही बुरी तरह से निकाल दिया गया और उसको जेल भी हो गई थी, जहां पर उसकी गर्लफ्रेंड पेनेलोप यानी कि पेनी ने उसको एक किताब दी थी, साथ ही साथ कुछ और चीजें भी दी थी जो कि वो पढ़ना चाहता था। लेकिन जब वो वहां से बाहर आता है, जब जेल से बाहर आता है, तो असल में पेनेलोप यानी कि उसके पिता चार्ल्स जो होते हैं वो एक लिमोजीन के अंदर आते हैं, उसे उसके अंदर बैठाते हैं और उसको पैसे ऑफर करते हैं, बस इस कंडीशन पर कि डेसमंड उसकी बेटी पेनी से दूर रहेगा। डेसमंड इनिशियली अपोज करता है, लेकिन इवेंचुअली पैसे एक्सेप्ट करके अपनी जर्नी पर निकल पड़ता है। उसको दुनिया घूमनी थी। सबसे बड़ी बात कि पेनी के पिता ने उसको कावर्ड भी कहा था कि वो एक भगौड़ा है जिसके चलते वो पैसे एक्सेप्ट कर लेगा। डेसमंड ने अपनी गर्लफ्रेंड पेनीलोप को काफी सारे लेटर्स लिखे थे, लेकिन पेनी के पिता ने वो सारे लेटर्स रोक दिए थे। इनफैक्ट उसने ये भी बताया कि पेनी की शादी जल्दी होने वाली है, तो डेसमंड कोई भी रुकावट ना लाए, इसलिए उसने उसको पैसे दिए थे। अब देखो हुआ ये कि कुछ टाइम बाद उसे काफी बुरा लगता है कि उसने पेनी के साथ गलत किया और वो उसका ट्रू लव है। अब असल में हुआ ये था कि चार्ल्स जो था उसने एक वर्ल्ड सेलिंग कंपटीशन रखा था और वो उसके अंदर उसी को हराकर, यानी कि पेनी के पिता को हराकर उनका घमंड तोड़ना चाहता था और अपने ऑनर को वापस लाना चाहता था। इंटरेस्टिंगली एक कॉफी शॉप के अंदर उसको लिबी मिल जाती है, जिसका पति 1 महीने पहले ही खत्म हुआ था, और लिबी ने ही डेसमंड को ये बोट दी थी या यॉट दी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। अब लिबी जो थी वो डेसमंड की लव स्टोरी और उसकी सेलिंग जर्नी से काफी इमोशनली जुड़ जाती है, क्योंकि वो भी हमेशा से प्यार चाहती थी, विच एक्सप्लेन्स कि उसने हर्ली के दिल को देखा और उसके प्यार को चुन लिया था। लेकिन देखो उनकी लव स्टोरी पूरी नहीं हो पाई। अब इनिशियली डेसमंड यॉट को लेने के लिए मना करता है, लेकिन लिबी के काफी इंसिस्ट करने के बाद में वो मान जाता है और अपनी जर्नी पर निकल जाता है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि पेनी के ही पिता चार्ल्स ने ऑर्गेनाइज करी थी। अब देखो लिबी के मेंटल इंस्टीट्यूशन वाले ट्विस्ट को शो के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करने का मौका ही नहीं मिला मेकर्स को, और ऐसा इसलिए था क्योंकि जो एक्ट्रेस सिंथिया थी जिन्होंने यहाँ पर लिबी का रोल प्ले किया है वो असल में शो को छोड़ने वाली थी। उनको एक और इम्पोर्टेंट काम आ गया था जिसके चलते उनकी स्टोरी लाइन इनकम्प्लीट रह गई, यानी कि ये प्लॉट पूरी तरह से जुड़ नहीं पाया था, और इसलिए ही लिबी को माइकल ने इतने वियर्ड तरह से शूट कर दिया था और अचानक से ही लिबी के कैरेक्टर को खत्म कर दिया गया। लेटर ऑन एक्सप्लेनेशन के हिसाब से मेकर्स ने बताया था कि हस्बैंड की मौत के बाद में लिबी मेंटली ब्रेक
ब्रेकडाउन हो गई। वो इंस्टीट्यूशन के अंदर रही जहाँ पर हर्ली भी था, और फिर वहां से रिलीज होने के बाद उसने प्यार में आकर डेसमंड को वोट दे दी जो कि उसके प्यार के लिए थी। इसलिए डेसमंड की कहानी और लिबी का पास्ट इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। और लॉस्ट के अंदर ऐसे कई कनेक्शंस हैं, जैसे कि फेट ने इन सब लोगों को चूज किया था और इस आइलैंड के ऊपर लेकर आया था। और देखो, कई लोग बोलते हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल्स के अंदर नहीं जा रहे हो, एक एक लाइन एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो, और इसी वजह से मैं कई सारी लाइंस को या फिर डायलॉग्स को नहीं बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिबी का रोल देखो। अब देखो, लिबी वाली जो एक्ट्रेस है उनका कहीं और काम आ गया था, कोई और फिल्म करनी थी, जिसके चलते उनको लॉस्ट वाला शो छोड़ना पड़ा, और फिर ये वाला प्लॉट पूरा का पूरा अनएक्सप्लेन्ड रह गया था। और ऐसे ही कई सारे लूप होल जो हैं वो इस सीरीज के अंदर हैं। इसलिए मैं वही चीज बताता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो और बाद में उसका कुछ काम भी आएगा। अब जैसे कि मैं लिबी के बारे में पूरा यहाँ पर 10 पन्ने की गाथा गा देता, लेकिन आगे चलकर उसका कैरेक्टर ही खत्म हो जाता है, तो उसका फायदा क्या हुआ। सो ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाकर। अब डेसमंड जो होता है वो रेस के लिए निकल जाता है, लेकिन तूफान की वजह से वो इस आइलैंड के ऊपर पहुंच गया था, जहां पर उसे केल्विन इनमैन नाम के एक आदमी ने रेस्क्यू किया। केल्विन वही आदमी है जिसको हमने सईद वाले एपिसोड 14 के फ्लैशबैक में देखा था। अब डेसमंड और केल्विन की कहानी भी आइलैंड की बिगर मिस्ट्री से कनेक्टेड होने वाली है। अब फाइनली जॉन जो होता है वो एक प्लान बनाने लगता है। वो एको को कंप्यूटर से दूर ले जाकर सिस्टम को बिल्कुल अनमैन्ड छोड़ना चाहता था, ताकि वो कंप्यूटर को लॉक कर सके और टाइमर को 0 तक पहुंचने दे, क्योंकि यहाँ पर जॉन का फेथ वैसे भी डगमगा गया था। अब वो फाइनली देखना चाहता था कि अगर बटन प्रेस नहीं करा गया तो असल में होता क्या है, क्या दुनिया सच में खत्म हो जाएगी या फिर ये सिर्फ एक और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। और फिनाले का अंत इसी मैसिव क्लिफहैंगर के साथ होता है कि अब बटन प्रेस नहीं होगा और टाइमर 0 की तरफ बढ़ रहा होता है, जिसके साथ में 23वां एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और फाइनली अब हम आ चुके हैं लॉस्ट सीजन 2 के फिनाले एपिसोड पर, यानी कि एपिसोड 24 पर। तो अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जॉन लॉक ने सारे के सारे गेट्स को बंद करवा दिया था और मिस्टर एको जो होता है वो ब्लास्ट करने की कोशिश करता है डायनामाइट से, यानी कि यहाँ पर दरवाजों को उड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन डेसमंड कहता है कि ब्लास्ट डोर्स ऑलरेडी ब्लास्ट होने के लिए बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ही बुरा जोक था। खैर, एको एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन एक्सप्लोजन से सिचुएशन और खराब हो जाती है और चार्ली भी ऑलमोस्ट डैमेज हो जाता है। लॉक डेसमंड को बताता है कि अब उसे अपना फेथ पॉइंटलेस लगने लगा है। उसे लगा था कि फेट उसे आइलैंड पर लेकर आया, लेकिन उसे याद रखना चाहिए कि लॉक के पैर वापस काम करना शुरू कर चुके थे, तो आइलैंड पर कुछ तो था। वो कहता है कि बून जो था वो उसकी डेस्टिनी के चलते खत्म हो गया और ये हैच किसी ग्रेटर पर्पस का पार्ट था, उसे ऐसा लग रहा था। लेकिन अब पता चला है कि हैच में बस एक बटन प्रेस करना होता है, तो लॉक को लगता है कि उसकी पूरी जर्नी का कोई मतलब नहीं था। सबसे बड़ी बात कि उनको जो दूसरा हैच मिला था जहां से सब कुछ देखा जा रहा था, तो उसको लगता है कि ये सब बस एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है। डेसमंड एक इंटरेस्टिंग थ्योरी देता है कि शायद एक्सपेरिमेंट बटन प्रेस करने वाले लोगों पर नहीं था, बल्कि उन लोगों पर था जो कि बटन प्रेस करने वाले लोगों को ऑब्जर्व कर रहे थे। और ये काफी इंटरेस्टिंग टेक है। जैसे कि आपको लगता है कि सामने वाला आपको देख रहा है, ऐसे ही सामने वाले को भी लगता हो कि आप उसको देख रहे हो। एनीवेज, डेसमंड उन कोड लॉक्स को चेक करता है जो कि लॉक दूसरे हैच से लेकर आया था। उसको पता चलता है कि जिस दिन ओशियानिक 815 फ्लाइट जो थी वो क्रैश हुई थी, उसी दिन स्वान स्टेशन के अंदर एक बड़ा हादसा हुआ था, जहां पर नंबर्स टाइम पर एंटर नहीं करे थे उसने। डेसमंड को एहसास होता है कि नंबर प्रेस करना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि उस हादसे से एक मैसिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पाइक जनरेट हुआ था और शायद से वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी उनके प्लेन को इस आइलैंड के ऊपर क्रैश करवाने में रिस्पॉन्सिबल थी। डेसमंड बेसिकली कहने लगता है कि आई थिंक आई क्रैश्ड योर प्लेन। अब फ्लैशबैक में हम उस हादसे के एग्जैक्ट पल पर वापस आते हैं। डेसमंड नोटिस करता है कि केल्विन के हजार्डस सूट के अंदर एक टीयर हो गया था। वो 2 साल से वहां पर रह रहा था केल्विन के कहने पर, लेकिन वो ये देखता है कि ये सब कुछ झूठ था, क्योंकि अगर बाहर कोई भी वायरस होता तो केल्विन का जो सूट फटा हुआ था उससे वो भी इन्फेक्ट हो जाता, लेकिन केल्विन के साथ ऐसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात ये थी कि केल्विन झूठ बोल रहा था, आउटसाइड एयर टॉक्सिक नहीं थी। आपको याद होगा कि जब हमें डेसमंड का कैरेक्टर दिखाया गया था शुरुआत में, यानी कि लॉस्ट सीजन 2 के पहले एपिसोड में, तो वो कुछ सीरम इंजेक्ट कर रहा था, तो बेसिकली वो वायरस इंजेक्शन था। लेकिन ऐसा कोई वायरस कभी वहां पर था ही नहीं और केल्विन ने उसे बेवकूफ बनाया। सबसे बड़ी बात ये थी कि केल्विन उसको वहीं पर रखकर उसकी यॉट को ठीक कर रहा था, यानी कि एलिजाबेथ को, और केल्विन जो था वो उसके यॉट की मदद से वहां से भागना चाहता था, जिसके चलते उसने स्वान स्टेशन के अंदर ही उसे फंसा दिया था। और ये भी हो सकता है कि केल्विन जो था वो डेसमंड को उस दूसरे हैच से ही ऑब्जर्व करता होगा, यानी कि ऑब्जर्वेटरी से। अदरवाइज उसको कैसे पता कि डेसमंड कब क्या कर रहा है और किस वक्त पर वहां पर जाना है। खैर, अब डेसमंड ये सच्चाई जानकर केल्विन का पीछा करने लगता है, उसको कन्फ्रंट करने की कोशिश करता है, लेकिन गुस्से में आकर डेसमंड उसको धक्का दे देता है, जिसके चलते होता यह है कि यहाँ पर जो केल्विन का सर होता है वो पत्थर से टकरा जाता है और अंडे की तरह पूरी तरह टूट जाता है। आई मीन, उसका सर अंडा था या फिर क्या था, इतना कमजोर कैसे हो सकता है। एनीवेज, ऐसा करने के बाद में वो हैच में वापस भागता
भागता है और देखता है कि पूरा सिस्टम कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर वो जो ब्लास्ट डोर खुद पे खुद बंद होते थे, वो मैकेनिज्म जो था वो किसी और ने नहीं बल्कि वो केल्विन के ही दोस्त ने वहां पर इन्वेंट किया था। बेसिकली केल्विन के दोस्त ने या फिर वहां पर जो भी फंस गया था उसने ऐसी हार्ड वायरिंग कर दी थी जिसके चलते ऐसा लगता था कि वहां पर बहुत ही खतरनाक वायरस है और ये गेट जो बंद होते थे वो उसी ने किए थे। ये सारी की सारी चीजें जो थी वो डेसमंड को बिल्कुल फंसाने के लिए थी ताकि ये लोग उसकी यॉट को लेकर वहां से बाहर निकल जाएंगे। अब उस आदमी का क्या हुआ पता नहीं, हो सकता है वो अदर्स के अंदर होगा या फिर शायद वो खत्म कर दिया गया हो। बाद में जब भी आएगा कैरेक्टर उसके बारे में आपको बता दूंगा। एनीवेज अब डेसमंड ये देखता है कि हो सकता है कि केल्विन ने सारी बात झूठ बोली थी, लेकिन यहाँ पर नंबर एंटर करने वाली चीज बिल्कुल रियल थी। हर 108 मिनट के अंदर इस बटन को बार बार प्रेस करना था और वो नंबर एंटर करने थे, क्योंकि टाइमर के ऊपर बहुत ही अजीब से सिंबल बन गए थे जिनमें एक बर्ड जैसा सिंबल भी होता है। हो सकता है कि ये वही मिस्टीरियस हॉक बर्ड होगी जिसने की हर्ली का नाम लिया था और उनके ग्रुप को देखा था, क्योंकि इस शो के अंदर या फिर फ्रॉम के अंदर रैंडम चीजें भी कभी कभी लेटर ऑन इंपॉर्टेंट कनेक्शन में बदल जाती हैं। अब डेसमंड कंप्यूटर पर शार्पिन नंबर एंटर करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सडनली सेटल हो जाती है। पहले हम देख पाते हैं कि बहुत खतरनाक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो थी वो सारी की सारी चीजों को क्रश कर रही थी। अब टाइमर रीसेट हो जाता है और एग्जैक्टली इसी वक्त पर ऊपर हवा में ओशियानिक 815 प्लेन आइलैंड पर क्रैश हुआ था और इससे ये पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है कि प्लेन क्रैश का डायरेक्ट कनेक्शन हैच के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हादसे से था और शायद से आइलैंड पर पहले जो क्रैशेस हुए थे उनमें भी कुछ सिमिलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स हुए होंगे। अब प्रेजेंट टाइम में डेसमंड लॉक को कन्विंस करता है कि सब कुछ रियल है और उन्हें कोड एंटर करना ही होगा, लेकिन लॉक धर्मा के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट वाली ओरिएंटेशन फिल्म देखने के बाद कंप्लीटली कंफ्यूज हो गया था। वो कंप्यूटर को स्मैश ही कर देता है गुस्से में आकर। डेसमंड पैनिक में चिल्लाता है कि यू किल्ड अस ऑल, तुमने ये क्या कर दिया, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। तभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होती है बहुत शक्तिशाली हो जाती है। हैच के अंदर सभी लोग डर जाते हैं और टाइमर पर फिर से वही स्ट्रेंज सिंबल आ गए थे। तब लॉक को एहसास होता है कि वो गलत था। उसने धर्मा के साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट को देखकर अपना फेथ लूज कर दिया, लेकिन ओरिजिनल स्वान स्टेशन टेस्ट रियल डेंजर से जुड़ा हुआ था। मिस्टर एको का फेथ शायद सही था और उन्हें नंबर्स को एंटर करते रहना चाहिए था। अब डेसमंड इमरजेंसी के लिए एक आखिरी सॉल्यूशन ढूंढता है जो कि उसको पहले केल्विन ने ही दिखाया था। असल में उसे एक किल स्विच मिल गया था, लेकिन वो जानता है कि उसे टर्न करना बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ना केल्विन ने उसका इस्तेमाल किया ना ही किसी और ने। उस पल में वो अपनी ट्रू लव पेनी के बारे में सोचता है। अब उसी पल उनके मोमेंट्स याद आते हैं जब दोनों एक दूसरे से आई लव यू कह रहे थे। डेसमंड अल्टीमेट सैक्रिफाइस का डिसीजन लेता है और बिना ये जाने कि स्विच टर्न करने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा। हो भी सकता था कि यहाँ पर कुछ भी ना होता, लेकिन ये भी हो सकता था कि सब कुछ खत्म हो जाए। अब डेसमंड स्विच को टर्न करता है और पूरे आइलैंड पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का मैसिव इफेक्ट होता है। पूरा आसमान और आसपास की चीजें व्हाइट लाइट से ढक जाती हैं। इस पल से कंफर्म होता है कि श्रापित नंबर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिना रियल थे। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं था। आइलैंड के सुपरनैचुरल नेचर का एक और मैसिव सबूत हमको मिलता है। एंड इंटरेस्टिंगली द अदर्स को भी नहीं पता होता कि आखिरकार ये क्या था। मीनवाइल जैक और बाकी ग्रुप को हेनरी या फिर जो भी उसका नाम है द अदर्स कैप्चर कर लेते हैं। सभी लोग घुटनों पर होते हैं और हेनरी जैक को कहता है कि हेलो अगेन। माइकल ने अपनी डील कंप्लीट कर दी थी, इसलिए द अदर्स उसे वॉल्ट के साथ रिलीज कर देते हैं। वो माइकल और वॉल्ट को एक स्पेशल कंपास देते हैं, साथ ही साथ एक बोर्ड देते हैं जिसकी मदद से वो यहाँ से बाहर निकल सकते थे। माइकल वॉल्ट से कहता है आई गॉट यू नाउ, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके एंड वी आर गोइंग होम। अब बीच पर क्लियर फाइनली चार्ली को माफ कर देती है और चार्ली ने उसके साथ बहुत मिस्टेक्स की थी, लेकिन दोनों फाइनली किस करते हैं। सिंपल सी बात है कि क्लियर ने उसके नशेड़ी होने वाली बात को माफ कर दिया था। चार्ली को फाइनली वो 3 चीजें मिल जाती हैं जो कि वो चाहता था, लव, किस और होम रन। और स्मार्ट व्यूअर्स फिर से समझ जाएंगे कि होम रन क्या है। अब एपिसोड के अंत में सीन जो होता है वो अचानक से एक बर्फीली रिसर्च फैसिलिटी पर कट होता है, जहां पर कुछ पुर्तगाली साइंटिस्ट जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं। और ये एग्जैक्टली वही एक्टिविटी थी जो कि आइलैंड पर घटित हुई थी, यानी कि वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्ज। वो पेनी को तुरंत ही कॉल करके बताते हैं कि उन्हें फाइनली वो सिग्नल मिल गया जिसको वो ढूंढ रहे थे। इसका मतलब ये है कि पेनी शायद से डेसमंड को बहुत पहले से ढूंढ रही थी और अब उसको फाइनली आइलैंड का लोकेशन मिल चुका था। हमको एक और इंटरेस्टिंग चीज जानने के लिए मिलती है कि असल में पेनी को पता चल गया था कि उसके पिता ने क्या किया है। उसके बाद में होता यह है कि जब वो स्टेडियम था जहां पर जैक जो था वो दौड़ रहा होता है, वहीं पर हमने डेसमंड को देखा था जो कि सिमिलरली इस रेस की तैयारी कर रहा था ताकि वो यहाँ पर पेनी के पिता का घमंड तोड़ पाए और अपने ऑनर को जीत पाए। तभी यहाँ पर जैक उससे मिला था। तभी उसने बोला था सी यू इन अनदर लाइफ ब्रदर। और वहीं पर फिर उससे मिलने पेनी भी आई थी। वो उसको सब कुछ बताती है। इनफैक्ट वो ये भी कहती है कि उसने उसे लेटर क्यों नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर जो डेसमंड होता है वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो बहुत शर्मिंदा था कि उसने उसके पिता से पैसे लिए थे। लेकिन पेनी कहती है कि उसने किसी और से शादी नहीं करी, लेकिन फिर
वो उसको सच्चाई बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वो बोलता है कि वो उसके पिता का घमंड तोड़ेगा और अपने ऑनर को वापस लेकर आएगा, जिसके बाद ही वो पेनी से शादी कर सकता है। और उसके बाद ही डेसमंड रेस पर उतर गया था, लेकिन फिर वो गायब हो गया और उसके बाद से ही पेनी अपने सच्चे प्यार यानी कि डेसमंड को लगातार ढूंढ रही थी। और बूम, इसी के साथ में लॉस्ट का सीजन 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन लॉस्ट सीजन 2 की। इसके अंदर हमको यही पता चलता है कि आखिरकार धर्मा वाले जो थे वो क्या कर रहे थे या फिर जो अदर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हैच यानी कि स्वान स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल रियल थी, यानी कि आइलैंड के अंदर कुछ तो है, कोई तो मिरेकल ऐसा है जो कि सच्चा था। हो सकता है कि धर्मा इंस्टीट्यूशन वालों ने यहाँ पर लोगों को एक्सपेरिमेंट के लिए रखा होगा, लेकिन यहाँ पक्का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी बिल्कुल रियल थी। एंड हो भी सकता है कि ये लोग उसी के ऊपर रिसर्च भी कर रहे होंगे। मेन चीज यहाँ पर डेसमंड वाली भी थी कि आखिरकार डेसमंड यहाँ पर कैसे पहुंचा और लिबी उससे कैसे कनेक्टेड थी और लिबी के कैरेक्टर को कैसे डिस्कार्ड कर दिया गया, आप देख ही रहे होगे। ऐसे ही कई सारे कैरेक्टर जो है वो आगे चलकर डिस्कार्ड होते चले जाएंगे और एक कैरेक्टर तो ऐसा है जिसके बारे में जानकर आपको काफी दुख भी होगा, लेकिन उसके बारे में मैं आपको सीजन 3 में बताऊंगा। बाकी जो भी डिटेल्स जैसे जैसे आती रहेंगी उसके बारे में मैं आपको समझाता रहूंगा। अब सीजन 3 के अंदर हमको पता लगा कि आखिरकार अदर्स एक्चुअल में है कौन और उन्हें जैक और बाकी सर्वाइवर्स क्यों चाहिए थे, पेनी आइलैंड को कैसे ढूंढेगी और डेसमंड के साथ उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट के बाद एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये सब कुछ हम जानेंगे सीजन 3 के अंदर। तब तक अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि आप तक सीजन 3 की नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाएगी। थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए वीडियो डिले हो गया, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा होपफुली। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही खतरनाक इंडोनेशियन हॉरर फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लो। बिल्कुल सच्ची घटना है, रियल फोकलोर से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए